जय हिंद दोस्तों। 14 जून 2022 को भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसके तहत आर्मी में बहाली की जाए, द अग्निपथ स्कीम। ये स्कीम आने के कुछ दिन बाद ही जगह जगह से प्रोटेस्ट आने शुरू हो गए और कहीं कहीं हमेशा की तरह प्रोटेस्ट वायलेंट भी हुए। कहीं कहीं ट्रेनों और पब्लिक प्रॉपर्टियों को आग के हवाले किया गया। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये अग्निपथ स्कीम है क्या और आखिर इसकी कंट्रोवर्सी क्यों है, आखिर इसमें इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है देश की जनता को। समझते हैं इस अग्निपथ स्कीम को। अग्निपथ स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत भारतीय सेना में महज 4 साल के लिए सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी और 4 साल पूर्णे के बाद 75% सोल्जर्स को कहा जाएगा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और अप टू 25% सोल्जर्स को परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा 15 सालों के लिए। अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए बहुत सारे हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर्स और प्रेजेंटली वर्किंग आर्मी ऑफिसर्स सामने आए और उन्होंने बताया कि अग्निपथ स्कीम और रेगुलर जो बहाली होती थी उसमें टेन्योर के अलावा और कोई भी अंतर नहीं है, दोनों समान है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या ये दोनों सच में सिमिलर है। पहले जो बहाली हुआ करती थी उसमें एज क्राइटेरिया था 17.5 से 23 साल का और अब 17 से 21 साल का। रेगुलर आर्मी की जो छुट्टी हुआ करती थी वो 90 दिनों की हुआ करती थी, लेकिन ये अग्निवीरों की छुट्टी महज 30 दिनों की होती है। रेगुलर आर्मी जो पहले ज्वाइन किए थे वो अभी भी कैंटीन कार्ड, मेडिकल फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी अपना यूज कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जबकि अग्निवीर महज 4 सालों के लिए कैंटीन कार्ड और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों ये रिटायरमेंट पॉलिसी। रेगुलर आर्मी जहां पे पेंशन के साथ साथ ग्रेचुटी भी लेते हैं, वहीं पे अग्निवीरों को ना तो पेंशन मिलता है और ना ही ग्रेचुटी, उनको सिर्फ सेवा निधि मिलती है। और सेवा निधि वो भी दोस्तों 11,71,000 का सेवा निधि है, जिसमें 5,02,000 उनका, 5,02,000 गवर्नमेंट का और 1,67,000 रुपया इंटरेस्ट से आता है। अब देखते हैं इन अग्निवीरों की सैलरी क्या होती है। इन अग्निवीरों की फर्स्ट ईयर्स जो है 30,000 ग्रॉस सैलरी होती है, जो कि कट के इन हैंड सैलरी उनके हाथों में 21,000 आता है और चौथे साल पहुंचते पहुंचते उनकी ग्रॉस सैलरी 40,000 हो जाती है और उनको कट के उनके हाथ में 28,000 आता है। क्या ये 28,000 काफी है उनको लाइवलीहुड जीने के लिए? जरा सोचिए। अब हम लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से सोचते हैं। एक आर्मी के जवान को तैयार करने में लगभग 85 से 90 लाख रुपए का खर्च आता है। तो क्या ये सही है कि इतना रुपया खर्च करने के बाद उनसे सिर्फ 4 साल की ही सर्विस ली जाए? क्यों ना उनको फिर से 15 से 20 साल की सर्विस दी जाए। और हैरान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि एक 10 से 12 लाख की गाड़ी जो भी हम खरीदते हैं उनको भी गवर्नमेंट मानती है कि 10 से 15 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए, यानी 15 साल के बाद ही रिटायर करती है। लेकिन यहां पे अग्निवीरों को जो कि 4 साल मेहनत करके आते हैं, सेना में ज्वाइन करते हैं और 4 साल में उनको रिटायर कर दिया जाता है, वो 4 साल मेहनत इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें 4 साल में ही रिटायरमेंट मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। और जरा सोचिए दोस्तों, क्या ये 6 मंथ की ट्रेनिंग सफिशिएंट है उन अग्निवीरों के लिए जो टफ बैटलफील्ड में जाके सियाचिन और कारगिल ऐसे युद्ध स्थल पे जाके लड़ाई लड़े? क्या 6 मंथ का ट्रेनिंग उनके लिए सफिशिएंट है? मुझे नहीं लगता कि 6 मंथ का ट्रेनिंग किसी भी आर्म पर्सन के लिए काफी है एक टफ बैटल जोन में जाके लड़ाई लड़ने के। और क्या ये अग्निवीरों को जो ये बिना जॉब सिक्योरिटी के जो ये पे मिलता है, क्या ये काफी है उसे प्रेरित करने के लिए, अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए? पहले जब जवान बैटलफील्ड में जाता था तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें घूमती रहती थी कि अगर उसे खुदा न खास्ते कुछ हो गया तो उसका देश है, उसके परिवार को रक्षा करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए। लेकिन आज जब यही अग्निवीर लोग लड़ाई के मैदान में जाएंगे तो इनको चिंता इनकी जॉब सिक्योरिटी की होगी। इनको चिंता होगी जो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को देखेगा कौन। इनको चिंता यह होगी कि अगर हम यहां से जाएंगे तो फिर 4 साल बाद हमको एक नया जॉब ढूंढना होगा, क्योंकि हम उसके बाद 4 साल बाद एक अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ वो ड्यूटी करेंगे जो कि वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी ये माना जाता है कि परमानेंट जॉब के प्रति जो डिवोशन होता है
वो कभी भी टेम्पोररी जॉब के प्रति डिवोशन नहीं हो सकता है। जब पहले होता था तो माएं बोलती थी एक धुआं उठा धरा से, एक धुआं उठा धरा से आकाश बन गया, मां देखते रह गई पुत्र इतिहास बन गया। ये वही आर्मी है दोस्तों, ये वही एयरफोर्स है, ये वही नेवी है जो इतिहास रचते थे। लेकिन अब जब ये अग्निवीर लोग जाएंगे तो वो डिवोशन नहीं आ पाएगा उनके अंदर, वो आग नहीं आ पाएगा। जब आर्मी वाले या एयरफोर्स या नेवी वाले जब भी कभी होते थे तो बोलते थे नंगी छाती की तोपों से होती आज लड़ाई है, इन तलवारों की धार मोड़ने गर्दन सामने आई है। धार मोड़ने के लिए वो लोग तलवार नहीं गर्दन को सामने कर देते थे अपने देश की रक्षा के लिए। लेकिन अब वो डिवोशन नहीं आ पाएगा। इसीलिए कम से कम गवर्नमेंट को इस पे पुनः विचार जरूर करना चाहिए। सरकार का यह कहना है कि ये पहली बार भारत में नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई सारे देश इस विधि को अपना चुके हैं। तो मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि वहां पे जो है सो ये कंपलसरी सर्विस है। एक जरूरी बात तो यहां पे ये मेंशन करने वाली है कि वहां पे कंपलसरी सर्विस है। जैसे आप इजराइल की बात ले लें, आप नॉर्थ कोरिया की बात ले लें, आप ईरान की बात ले लें, आप साउथ कोरिया की बात ले लें, वहां पे कंपलसरी सर्विस है। जैसे अगर आप इजराइल में जाते हैं तो लड़के को कम से कम 3 साल आर्म सर्विस देना होगा और महिलाओं को 2 साल। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो महिलाओं को 7 साल और पुरुष को 11 साल आर्मी में जॉब करना अनिवार्य है वहां पे। और साउथ कोरिया की बात तो 21 से 24 मंथ तक, यानी आर्मी में 21, नेवी में 23 और एयरफोर्स में 24 मंथ तक उनको सर्विस देना पड़ता है। ये वहां का मतलब कंपलसरी वहां पे थोपा गया है, वहां पे एक रूल बनाया गया है जो आपको फॉलो करना है। लेकिन ये बात भी तो साफ है कि गवर्नमेंट हमारी इतनी मूर्ख तो है नहीं, अचानक से वो कोई प्रोग्राम बनाई नहीं होगी, कोई प्लान लाई नहीं होगी। इसके पीछे कोई ना कोई थिंक टैंक जरूर होगा, गवर्नमेंट को इसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव जरूर दिखा होगा। तो जानते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट को आखिर ऐसा क्या लगा जो ये प्लान लाना पड़ा उनको। एक्चुअली सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनको लगा वो है एज फैक्टर। आर्मी का एज, एवरेज एज जो कि अभी 32 साल है, अग्निवीर के आने से उनका एवरेज एज 26 हो जाएगा। हमारे आर्म फोर्स में तकरीबन प्रत्येक साल 60,000 लोग रिटायर करते हैं और 60,000 लोग रिटायर करने का मतलब है कि प्रत्येक साल 60,000 वैकेंसी भी बनती है। और 60,000 वैकेंसी पिछले 3 साल जैसे 17, 18 और 19 अगर हम उनका डाटा लेके देखें तो तकरीबन 1,65,000 से भी ज्यादा आर्म फोर्स वालों को हम लोगों ने नियुक्त किया था। लेकिन 2020-21 में कोरोना के कारण कोई भी बहाली नहीं आई और कोई भी वैकेंसी नहीं आई। पर जब नेताओं को अपना रैली करना होता था या वोट दिलवाना होता था या कोई इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना होता था, तब ना तो उनको कोरोना का खतरा होता था और ना कोरोना का वायरस उनको डराते थे। बस ये डराना सिर्फ और सिर्फ आर्मी बहाली वालों के लिए ही था। गवर्नमेंट की दूसरी सोच कि उनको अपने डिफेंस में मैन पावर को कम करना और उनको मॉडर्नाइज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाना। अभी हमारे बजट के हिसाब से 2022-23 के अनुसार हमारा जो डिफेंस बजट है वो 5,25,000 करोड़ का है। इसमें 70% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च होते हैं और 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि ये 70% जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च होते हैं उसको कम किया जाए और 30% वालों को बढ़ाया जाए। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों सैलरी, पेंशन, अलाउंस और ग्रेचुटी और अदर फैसिलिटीज जो आर्मी पर्सन को दिए जाते हैं, जो डिफेंस पर्सनल को दिए जाते हैं, इनमें कटौती करना। और इधर दूसरी तरफ वेपन्स को मॉडर्नाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में लगाएं। जो पैसा रेवेन्यू से बचे वो कैपिटल में लगाएं। सरकार की सोच सही है पर तरीका नहीं। ऐसा कर करके देश के पास कम आर्मी, ज्यादा वेपन्स और बिना पेंशन वाली आर्मी की लाइन खड़ी हो जाएगी। अगर पेंशन हटाना ही था तो क्यों ना इसकी शुरुआत एमएलए और एमपी से की जाती। क्यों ना अगर एमएलए से कोई एमपी बनता है तो उसे 2 पेंशन मिलता है। जी हां दोस्तों, अगर कोई एक एमएलए अगर कोई दूसरी बार इलेक्शन में वो एमपी बन जाए तो एमएलए का पेंशन प्लस एमपी का पेंशन साइमल्टेनियसली उसको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, चाहे वो 1 दिन के लिए बने या 10 साल के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना एमपी और एमएलए की पेंशन को हटाया जाए
और उन्हें भी अग्निवीर पार्लियामेंटेरियन कहा जाए। अभी वैकेंसी 2022 में 46,000 के करीब आई है। 46,000 यानी 4 साल बाद सिर्फ 25% 46,000 के परमानेंट सर्विस में जा सकेंगे। यानी 46,000 का 25% करते हैं तो 11,500 आता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 12,000 सेना जो है सो हमारे एक साल में नियुक्त होंगे। जो पहले 60,000 नियुक्त हुआ करते थे अब वो 12,000 होंगे, जो पिछले आंकड़े से कहीं ज्यादा कम है। अब दोस्तों यही स्कीम अगर रेगुलर स्कीम के साथ आती तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा होता, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा मिल पाता। पहले जब किसी को आर्मी में जॉब लगती थी तो उसका पूरा फैमिली खुश हो जाता था, तरह तरह के जगह जगह से रिश्ते आने लगते थे। लेकिन आज लड़की का बाप भी जरूर सोचेगा, वो देखेगा कि ये लड़का जो जिसके प्रति हम जा रहे हैं उनका कम से कम 4 साल पुर जाए और वो 25% में आ जाए, तभी वो उसके यहां जाएगा, बल्कि वरना वो जाएगा भी नहीं। तो शादी की भी प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। इस स्कीम को लाने से अच्छा होता कि सरकार रेगुलर स्कीम में छोटे मोटे बदलाव करती और उसके साथ वो नया स्कीम लाती, या फिर टेरिटोरियल आर्मी में आप नए प्रकार की नियुक्ति ला सकते थे। तो इतना तो साफ है दोस्तों कि ये जो डिस्प्यूट है, ये जो कंट्रोवर्सी है, कहीं ना कहीं गलत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये अग्निपथ स्कीम सही है या गलत? प्लीज नीचे कमेंट में कीजिए। और दोस्तों आपको तो मेरा वीडियो पसंद आया ही होगा, इसलिए फटाक से लाइक कीजिए और सटाक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।